एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अकादमी। दिस इज रजनीश शर्मा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल। तो आज का हमारा चर्चा होगा विधानमंडल के ऊपर। तो चूँकि विधानमंडल के ऊपर चर्चा करना है, इसके वजह से आज मैं आपके साथ कॉपी के साथ आया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, चर्चा करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, यह संबंधित है स्टेट से, यानी यह संबंधित है राज्य से। तो हम इसका चर्चा प्रारंभ करेंगे कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो संविधान में देखें, वर्णन है भाग 6 में, और आर्टिकल का जो वर्णन किया गया है वह 168 टू 212, यानी 168 से 212 के मध्य चर्चा किया गया है राज्य विधानमंडल का। अब इसके साथ हम जानेंगे कि राज्य विधानमंडल कई राज्यों में अलग अलग तरीके से होते हैं, यानी एक समरूप व्यवस्था नहीं है राज्य विधानमंडल का। तो कैसा व्यवस्था है, तो देखिए, एक व्यवस्था ऐसा होता है जहां राज्यपाल और विधानसभा, यानी राज्यपाल के साथ विधानसभा का गठन होता है। तो ऐसे सदन को या इस प्रकार के विधानमंडल को हम लोग कहते हैं एक सदनीय व्यवस्था, राज्यपाल और विधानसभा। दूसरा व्यवस्था जो होगा वो देखिए, वहाँ होगा राज्यपाल, और राज्यपाल के साथ जो है वो दो चीज़ें होगा। एक होगा विधानसभा, पहला होगा विधानसभा, और एक और होगा, उसे हम कहते हैं विधान परिषद। नेक्स्ट वन इज अ विधान परिषद। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पास दो सदन है, इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था। ये व्यवस्था हो गया द्विसदनीय व्यवस्था। यहाँ सिर्फ एक सदन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक सदनीय व्यवस्था। ये हो गया हमारा एक सदनीय व्यवस्था। तो इसे बाईकैमरल, इसे मोनोकैमरल कहते हैं, यानी द्विसदनीय व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था कहा जाता है। तो एक सदनीय व्यवस्था जो है वो हिंदुस्तान के 22 राज्यों में रखा गया है। द्विसदनीय व्यवस्था हिंदुस्तान में 6 राज्यों में रखा गया है। ये कौन कौन से 6 राज्य है जो इसी के बारे में जाने। द्विसदनीय व्यवस्था, तो दक्षिण भारत का 4 राज्य है, वो आसानी से आप याद रखेंगे, जैसे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, कर्नाटका। इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना था, कौन सा, तो तेलंगाना बना है, तेलंगाना। तो ये 4, 2 राज्य जो है उत्तर भारत से, ये कौन है, यूपी बिहार। यूपी बिहार, देखिए आसानी से आप याद रख सकते हैं, यूपी बिहार। यूपी बिहार अक्सर हर टोन में चलता है हमारा। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्यों में कैसा व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। बाकी 22 राज्य में कैसा व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था किया गया है। अब आगे चले हम लोग थोड़ा और, तो इसके ऊपर चर्चा, कुछ अंतर हम जाने विधानसभा और विधान परिषद में। तो आइए हम जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, इसके बारे में। विधान परिषद, देखिए, विधान परिषद को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और विधानसभा को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो विधानसभा का जो सदस्य होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य होगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए क्या हो गया, विधानसभा का सदस्य होता है। अब देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर क्या कहलाएगा, एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये शब्द अक्सर आप थोड़ा टेंशन करते हैं, इसलिए समझेंगे। विधानसभा का जो सदस्य है उसको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद का जो सदस्य है उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यदि संसद का कोई सदस्य होता है, ठीक है, संसद का, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा का है या लोकसभा का है, तो इनके सदस्यों को हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का, उसको एमपी कहते हैं। विधानसभा के सदस्य को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो देखिए, इनके बारे में कुछ अंतर, कुछ जो है अंतर क्या है।
तो देखिए विधानसभा को जो है हम लोग कहते हैं पहला सदन, विधानसभा को कहते हैं पहला सदन। तो जस्ट अपोजिट कहेंगे विधान परिषद को, विधान परिषद को क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे दूसरा सदन। विधानसभा को हम कहते हैं निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। तो सीधा सीधी बात है, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, विधान परिषद को हम कहेंगे उच्च सदन। और इसके पश्चात जो है ये विधानसभा जो है निरंतर नहीं चलने वाली सदन है, यानी इसके वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अस्थाई सदन, इसे हम कहेंगे अस्थाई सदन। जबकि हम जो है विधान परिषद को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अस्थाई सदन। ये कभी भी भंग नहीं होता है, परमानेंट हाउस है और ये टेम्पररी हाउस है। इसके साथ साथ कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे विधानसभा को हम लोग कहते हैं लोकप्रिय सदन, और विधान परिषद को हम लोग कहते हैं वरिष्ठों का सदन, यानी जहाँ वरिष्ठ लोग होते हैं, वरिष्ठों का सदन। तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद के कुछ अंतर होते हैं, जिसके बारे में मैं आपके साथ जिक्र किया। अब इसके पश्चात देखिए जानेंगे कि यदि संसद चाहे, ठीक है, संसद चाहे तो किसी राज्य में, यानी वैसा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो ऐसे राज्यों में विधान परिषद का गठन कर सकता है। और जहाँ पास जो है विधान परिषद है और यदि यहाँ का राज्य चाहता है कि यहाँ विधान परिषद जो है एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो इसके लिए इन संसद इसे खत्म कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा बात है। तो यदि विधान परिषद को कोई राज्य हटाना चाहता है तो वो उसे जो है अपने विधानसभा में पारित करके उसे संसद के द्वारा समाप्त कर सकता है। या फिर कोई राज्य जिसके पास विधान परिषद नहीं है, यदि वो विधान परिषद का स्थापना करना चाहता है तो विधानसभा से आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करके ये आपका जो है संसद को यह कहेगा कि हमारे यहाँ भी स्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से संसद क्या करेगा कि सामान्य बहुमत के साथ उस राज्य में जो है गठित कर देगा आपका विधान परिषद का। तो ये हम लोग जाने कि किस प्रकार से किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट। तो अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे वो समझिए। तो विधानसभा का गठन, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के गठन के बारे में। विधानसभा का गठन, तो सर्वप्रथम जानिए विधानसभा का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनाव मतदान कौन करते हैं, तो वयस्क मतदान होता है हिंदुस्तान में, वयस्क मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, वयस्क मतदान के द्वारा चुने जाते हैं ये। तो विधानसभा का जो चुनाव है किस प्रकार से, विधानसभा का जो है चुनाव किस प्रकार से, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, वयस्क मतदान के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा जो है चुनाव करवाया जाता है। देखिए विधानसभा के सीटों को, अब इसके पश्चात थोड़ा चर्चा करें कि विधानसभा के सीटों को फिक्स किया गया। तो संविधान में एक संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2001 में। और इसके तहत 25 सालों के लिए फिक्स किया गया सीटों को। तो 2001 में किया गया था और 25 सालों के लिए किया गया था। तो कब तक कर दिया गया, 2026 तक फिक्स कर दिया गया सीटों को। ठीक है, तो विधानसभा का मैक्सिमम जो सीट हो सकता है वो 500 हो सकता है, मिनिमम जो सीट हो सकता है वो 60 हो सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ राज्य अपवाद हो सकते हैं, यानी हमारे यहाँ विधानसभा का जो सीट रखा गया है वो जनसंख्या के आधार पर, समझेंगे कि हमारे यहाँ जो है विधानसभा के लिए होने वाला जो निर्वाचन पर नियंत्रण किया जाता है वो हर राज्य के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांटा गया है। और राज्य के सीटों को संख्या को, राज्य के सीटों का जो संख्या है वो जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है और प्रत्येक जनगणना के बाद इसका पुनर्निर्धारण भी किया जाता है।
तो अब देखिए मैक्सिमम सीट हमारा विधानसभा का 500 होगा, मिनिमम सीट जो हमारा होगा वो 60 होगा। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे गोवा, जैसे मणिपुर, जैसे फिर आपका नागालैंड। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उतना जनसंख्या नहीं है कि इस मिनिमम को भी पूरा कर पाए, यानी जहां मिनिमम जनसंख्या है वहां इससे भी कुछ लेस आपका जो है विधानसभा का सीट देखा जाता है। अब देखिए इसके साथ साथ तो मैक्सिमम 500 सीट और मिनिमम 60 सीट। कौन से संशोधन? 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में। कितने सालों के लिए फिक्स किया गया? 25 सालों के लिए। कब तक फिक्स हो गया? 2026 तक फिक्स हो गया। और ये आपका सीटों का ब्यौरा। अब इसके पश्चात जो है हम जानेंगे कि किस प्रकार से आगे का व्यवस्था होता है। तो एक चीज़ और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि सबसे खास बात यहाँ का कि यहाँ भी आपका जो है सीटों को आरक्षित किया गया है। किनके लिए भाई? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है? प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए जो है इनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसंख्या के अनुपात पर इनके सीटों को आरक्षित किया गया। आरक्षित किया गया है किनके लिए भाई? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस तरीके का व्यवस्था किया गया। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है, ये आप समझेंगे। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट सुधार है, 126वां संविधान संशोधन। इसके तहत एक खास चीज़ आप याद रखिएगा, अभी तक एक व्यवस्था था कि 9 राज्यों में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। 126वें संविधान संशोधन के तहत एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था विधानसभा में, वैसा विधानसभा में जहां पास जो है कि इनके एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि को कम समझा जाए या प्रतिनिधित्व नहीं रहने पे इनके जो है एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता। जानिए एंग्लो इंडियन कौन होता है? तो समझिएगा कि आज़ादी के पहले जो है हमारे यहाँ बहुत सारे यूरोपियन देश थे। तो इस यूरोपियन देश के जो है कुछ नागरिक जो हैं, है ना, इस यूरोपियन देश के कुछ नागरिक आज़ादी के पश्चात हमारे यहाँ रह गए, और इसके वजह से जो है ये हमारे यहाँ चूँकि रह गए, तो इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन, इन लोगों को कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लोकसभा में 2 सीट मनोनयन किया गया था और विधानसभा में 1 सीट मनोनयन किया गया था, परंतु अब यह व्यवस्था खत्म हो गया। 126वां संविधान संशोधन कब? 2020 में किया गया, और इसके तहत जो है एंग्लो इंडियन का व्यवस्था खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी 126वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यवस्था को कंटिन्यू किया गया है। तो ये आपको याद रखने का करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण डाटा है जो आपको हम बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट वन। तो अगला चर्चा चलेंगे हम कि किसी व्यक्ति के पास आखिर वो कौन सा योग्यता होना चाहिए जिसके आधार पर एक व्यक्ति जो है वो भारत के विधानसभा का जो है सदस्य बन सकता है। देखिए पहला बिल्कुल सरल है, पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यदि वो नागरिक है तो वो सदस्य बनेगा। दूसरा इसके साथ और क्या चाहिए? तो वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, तब वह सदस्य बन सकता है। और क्या है? तीसरा है वह पागल या दिवालिया ना हो, ऐसा व्यक्ति। और तो इसके साथ साथ जो है वह लाभ के पद पर ना हो। सीट ऑफ प्रॉफिट हम कई बार सिखा चुके हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं कि लाभ के पद को हम किस प्रकार से समझाएं। लाभ के पद पे ना हो। और क्या है भाई? तो लाभ के पद के साथ साथ जो है वह व्यक्ति आपका जो है खास बात आपका होगा कि वह पागल दिवालिया ना हो और दल बदल के आधार पर उसे दोषी ना दिया गया हो। तो इस प्रकार से जो है एक कुछ लोग जो है इसे अभी फिलहाल छोड़ दें, सरल तरीके से समझें। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भारत के विधानसभा सीट के लिए अपने आप को नामांकित कर सकता है। और इस तरीके से वो नामांकन के माध्यम से जो है
वो अपना जो अपने आप को विधानसभा का सदस्य बना सकता है। अब देखिए इसके आगे का चर्चा करेंगे हम। तो अगर ये योग्यता है किसी व्यक्ति के पास तो वह व्यक्ति जो है सदस्य बन सकता है। तो हम चर्चा करें, चूँकि बिहार में है तो बिहार के आधार पर, तो देखिए 243 सीट बिहार का विधानसभा का सदस्य। तो ये 243 सदस्य जो है चुनाव होगा और चुनाव के पश्चात जो है ये लोग आएंगे। तो चुनाव के पश्चात जो है इन लोग का आएंगे, तो आने के पश्चात सर्वप्रथम शपथ होगा। याद रखिएगा, बिना शपथ के यदि कोई कार्य करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया का पेनल्टी लगेगा। यदि बिना शपथ के कोई व्यक्ति कार्य करता है और सदन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए ये 243 बिहार का विधानसभा का सीट है, 243 चुनाव होता है, चुनाव के पश्चात 243 सदस्य आते हैं विधानसभा में। इनके आने के पश्चात सर्वप्रथम इनका शपथ होगा। शपथ कौन कराएगा? तो शपथ इनका राज्यपाल के द्वारा करवाया जाएगा। इनका शपथ होगा राज्यपाल के द्वारा करवाया जाएगा और राज्यपाल के करवाए जाने के पश्चात, यानी जिस तिथि से इनका शपथ होगा उस तिथि से इनका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होगा शपथ के पश्चात। अब देखिए, अब इसके पश्चात जो है यहाँ से कुछ खास बातें समझेंगे। तो पहला खास बात क्या है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना? 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है, ये सामान्य परिस्थिति में 5 साल का कार्यकाल है, परंतु यदि आप राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया हो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में संसद के विधि के आधार पर, यानी संसद के कानून के आधार पर एक समय में 1 वर्ष के लिए, एक समय में 1 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये आपका आपातकालीन स्थिति का हम चर्चा करें कि ऐसे परिस्थिति में एक समय में 1 वर्ष के लिए इसका जो है कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। परंतु यदि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति में मैक्सिमम इसका कार्यकाल 6 महीना तक बढ़ेगा और इस 6 महीने के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है एक कार्यकाल का चर्चा। अब कार्यकाल के पश्चात हमारा अगला चर्चा होगा, जो कि हम विधानसभा के प्रमुख चीज़ पर अगर चर्चा करेंगे तो वो हमारा होगा स्थानों का किस प्रकार से रिक्तियाँ होता है। तो जानिए विधानसभा में किस प्रकार से सीटों का रिक्तियाँ होता है। तो पहला जो रिक्ति होता है वो इस प्रकार से कि दोहरी सदस्यता नहीं किया गया है राज्य विधानमंडल में। दोहरी सदस्यता क्या है? तो विधानमंडल में भी चर्चा की है कि क्या क्या होता है। विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद का नहीं रह सकता है एक ही समय में। यदि कोई विधान परिषद का सदस्य है तो विधानसभा का नहीं, यानी जो भी व्यक्ति सदस्य होगा वो किसी एक ही सदन का सदस्य होगा। यदि विधानसभा का है तो विधान परिषद का नहीं, और विधान परिषद का है तो विधानसभा का वो सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं दोहरी सदस्यता। ठीक है, इस आधार पर ये आपका दोहरी सदस्यता को हम सजाएं। और किस तरीके से रिक्त हो सकता है? तो वो व्यक्ति यदि अपना त्यागपत्र दे दे, तो त्यागपत्र के माध्यम से जो है, त्यागपत्र किसे देगा? तो यदि यह जो है विधानसभा के सदस्यता से दे रहा है, विधानसभा के सदस्यता से दे रहा है, तो यह यहाँ के अध्यक्ष को देगा। यह जो है अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा और इस प्रकार से अपने पद को रिक्त कर देगा। तीसरा तरीका क्या है? तो यदि यह सदन के बैठकों से, यदि जो है ये अगला जो है सदन के बैठकों से लगातार 60 दिनों तक उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, सदन के बैठकों से 60 दिनों तक लगातार या अनुपस्थित रहता है बिना बताए, तो ऐसे परिस्थिति में सदन क्या करेगा? सदन इनके सीट को रिक्त घोषित कर देगा। सदन इनके सीट को रिक्त घोषित कर देगा। इस तरीके से सदन इनके सीट को जो है रिक्त घोषित कर देगा। तो इस तरीके से इनका पद खाली हो जाएगा। और भी कौन सा तरीका हो सकता है? यदि इनका जो है निर्वाचन अयोग्य करार कर दिया जाए, यदि इनका निर्वाचन जो है अयोग्य करार कर दिया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में भी जो है इनका पद रिक्त हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से इनका पद जो है खाली होगा। या फिर अकस्मात इनका मृत्यु हो जाए, यदि अटेंडम आपका जो है इनका डेथ हो जाए, तो वैसे परिस्थिति में भी विधानसभा का सीट खाली हो सकता है।
तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ समझाएं। अब अगला तथ्य जो हम आपको समझाएंगे वो देखिए समझिएगा। अभी एक छोटा सा चीज़ समझाए थे कि बिहार का सीट विधानसभा का 243 है। ये 243 सदस्य चुन करके आएंगे, इनका शपथ राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। शपथ होने के पश्चात क्या है, सर्वप्रथम जो है यहाँ पास चयन किया जाएगा, वो अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। उन्हीं 243 में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद क्या होगा, अध्यक्ष क्या करेंगे कि आपका जो है यहाँ पास जो है अध्यक्ष जो है बहुमत दल वाले लोगों को नेता चुनने के लिए कहेंगे। बहुमत दल का नेता चुनने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अध्यक्ष के द्वारा इसके बाद बहुमत दल का नेता यहाँ चुना जाएगा। तो याद रखिएगा, जो बहुमत दल का नेता होगा वह जो है आपका विधानसभा का नेता होगा, और जो विधानसभा का नेता होगा वही आपका सीएम होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। तो इस प्रकार से सीएम को चुना जाएगा। अब सीएम क्या करेगा, अपने सहयोगी को चुनेगा, यानी अदर मिनिस्टर्स को चुनेगा। तो सीएम और मिनिस्टर्स जो है अपना एक लिस्ट बनाएंगे। सीएम जो है अपने मिनिस्टर्स का एक लिस्ट बनाएंगे और वह दे देंगे किन्हें, तो वो राज्यपाल को दिया जाएगा। वो राज्यपाल को दिया जाएगा और राज्यपाल एक डेट देंगे और इस डेट पर क्या होगा, तो इस डेट पर सीएम यानी मुख्यमंत्री प्लस मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का जो है शपथ ग्रहण किया जाएगा। इसके पहले शपथ क्या चीज का हुआ था, इसके पहले जो शपथ हुआ था वो विधानसभा के मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में, लेकिन अब यहाँ क्या चीज के रूप में हो रहा है, दोबारा मंत्री और आपका मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हो रहा है। तो राज्यपाल के द्वारा जो है इस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री का शपथ कराया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से 2-3 सवाल बनता है आपका। यदि मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देता है तो वो किसे देगा, राज्यपाल को। लेकिन मुख्यमंत्री यदि अपने विधानसभा के सीट से त्याग पत्र देता है तो विधानसभा के सीट से त्याग पत्र किसको देगा, वो आपको याद रखना चाहिए कि विधानसभा के स्पीकर को देगा, यानी अध्यक्ष को देगा। उसी प्रकार से मंत्री के बारे में, मंत्री यदि अपने मंत्री के पद का इस्तीफा दे रहा है तो राज्यपाल को देगा, और मंत्री अगर विधानसभा के सीट से दे रहा है तो वो किसे देगा, तो वो आपका विधानसभा के स्पीकर को देगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका सरकार गठन होता है। तो यहाँ पास ये आपका सरकार गठन के बारे में कि किस प्रकार से सरकार का निर्माण होता है। और जिस दिन इनका शपथ होगा, है ना, जिस दिन इनका शपथ होगा तो इस शपथ के 30 दिनों के अंदर, शपथ के 30 दिनों के अंदर क्या होगा, तो इनको बहुमत साबित करना होगा, और बहुमत साबित करने के पश्चात फिर इनका जो है सरकार चलना प्रारंभ हो जाएगा शांति तरीके से। तो सरकार जो चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, तो जानिए कि विधानमंडल का 3 सत्र होता है। विधानमंडल का 3 सत्र होता है। कौन कौन सा, पहला सत्र है, एक कौन सा पहला सत्र, तो पहला सत्र प्रारंभ होगा बजट से, बजट सत्र। दूसरा सत्र कौन सा हमारा, तो दूसरा सत्र हमारा बजट के बाद है, इसे हम कहते हैं ग्रीष्म सत्र या फिर इसे हम कहते हैं मानसून सत्र। तीसरा सत्र हमारा कौन सा, इसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। देखिए बड़ा आसानी से इस सत्र को समझिएगा, बड़ा छोटा सत्र हमेशा पूछता है। तो बजट सत्र कब से प्रारंभ होगा, फरवरी से, 4 महीने का होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 महीने का गैपिंग करिए। तो मई के बाद गैपिंग क्या जाएगा, जून। फिर देखिए 3 महीने का अब चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर एक गैपिंग हो जाएगा कौन सा, अक्टूबर। अब फिर से होगा नवंबर एंड दिसंबर, 1 महीना गैपिंग होगा, जनवरी। तो देखिए अब यहाँ आप ढूंढ सकते हैं सबसे बड़ा सत्र कौन सा, बजट सत्र। कब से प्रारंभ होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, 4 महीने का, 1 महीने का गैपिंग, जून नहीं होता है। उसके बाद मानसून सत्र, जून तो नहीं है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन नहीं होगा, अक्टूबर। फिर शीतकालीन सत्र कब से होगा, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे छोटा सत्र शीतकालीन, सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। कौन से महीने में कौन सा सत्र आएगा, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सत्र है। अगला अध्याय हम अब लेकर के आएंगे, वो हमारा विधान परिषद के ऊपर यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर होगा।
आज यदि आपको अच्छा लगा ये अध्याय तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें ताकि आप आगे भी हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अभी लॉकडाउन के दरमियान आप हमसे बहुत सारे अध्ययन प्राप्त कर सकें। और एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, आपको बताना होगा कि संसद जो है, संसद किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें आंसर दें कि संसद का वर्णन किया गया है संविधान में किस अनुच्छेद में। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को रोकना चाहेंगे। थैंक यू।